सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन की घटना पर आधारित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट। पहला प्रश्न है, अपारदर्शी अवरोध के तेज किनारों से प्रकाश तरंगों के मुड़ने को क्या कहते हैं? इस घटना को कहा जाता है विवर्तन। देखिए, जब भी कोई तरंग, अब चाहे वो प्रकाश तरंग हो या साउंड वेव हो, या इसको अगर मैं और जनरल वे में बोलूं तो चाहे हमारा वेव लॉन्गिट्यूडनल हो चाहे ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब अनुदैर्ध्य और ट्रांसवर्स का मतलब अनुप्रस्थ। दोनों प्रकार के तरंगों में विवर्तन की घटना देखी जाती है। तो जब भी ये तरंग किसी अवरोध, ये मान लीजिए एक छोटा सा अवरोध है, इस अवरोध से टकराएगा। अब यहाँ पे एक शर्त होता है कि जो भी तरंग इस अवरोध से टकराएगा तो उस तरंग का वेवलेंथ और इस अवरोध का डायमेंशन यानी आकार दोनों कंपेरेबल होना चाहिए, दोनों समान ऑर्डर के होने चाहिए, लगभग बराबर ऑर्डर के होने चाहिए, तभी विवर्तन की घटना ऑब्जर्व होगी। तो अगर ये मान लीजिए प्रकाश तरंग है तो ये जो अवरोध है ये बहुत ही छोटा होना चाहिए, प्रकाश तरंग के वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का। तो ऐसे में ये प्रकाश तरंग इससे टकराकर आंशिक रूप से मुड़ जाएगा। इस घटना को कहा जाता है विवर्तन कहा जाता है। अपवर्तन आप जानते हैं, अपवर्तन में जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में जब प्रकाश दूसरे माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश का वेग जो है वो बदल जाता है, ये याद रखेंगे। विवर्तन में ऐसा नहीं होता है। विवर्तन में भी प्रकाश देखा जाए तो अपने पथ से विचलित होता है जैसे अपवर्तन में, पर इसमें प्रकाश के वेग में अंतर नहीं पड़ता। ये चीज आप लोग ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो अवरोध होता है वो अपारदर्शी आमतौर पर लिया जाता है, जबकि अपवर्तन में कोई पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। परावर्तन आप जानते हैं, प्रकाश तरंग का किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चले आना, ये परावर्तन कहलाता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, इंटरफेरेंस आप सभी लोग जानते हैं। जब दो प्रकाश तरंगे, और वो दोनों प्रकाश तरंगे कोहेरेंट होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, लगभग समान आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य के होने चाहिए, वो आपस में मिलते हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप उनके तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है, जिससे हमें माध्यम में कहीं अधिक और कहीं कम तीव्रता का एक पैटर्न मिलता है, जिसे हम लोग फ्रिंज कहते हैं। इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, तो खैर इसमें आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का ज्यामितीय छाया वाले भाग में पाए जाना का कारण है। देखिए, ये पिछले क्वेश्चन को ही थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा है। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हमने अवरोध लिया था, ये ऑब्स्टिकल। अब यहाँ पे ये अवरोध जानते हैं एक सुई का नोक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ एक, चलिए एक सुई का नोक ले लेते हैं, क्योंकि ये सुई का जो नोक होता है इसका डायमेंशन बहुत ही छोटा होता है, और ये लाइट का जो वेवलेंथ होता है, प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसके ऑर्डर का हो जाएगा। तो जब ये प्रकाश इस सुई के नोक से टकराएगा तो वो इस अवरोध से टकरा के ये क्या हो जाएगा, अपने पाथ से विचलित हो जाएगा। इस घटना को हम लोग विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ज्यामितीय छाया, यानी यह यहाँ से मुड़ के उस क्षेत्र में चला जाएगा जहाँ पे इसका छाया बनना चाहिए। तो अगर किसी शैडो वाले पार्ट में लाइट पहुंचा है तो क्या हुआ होगा, यानी विवर्तन हुआ होगा, तभी तो वो प्रकाश छाया वाले एरिया में पहुंच गया। क्योंकि आप लोग पढ़े हैं प्रकाश नॉर्मली सामान्यतः सीधी रेखा में चलती है, तो अगर ये सीधी रेखा में चलती तो इसको इस छाया वाले एरिया में नहीं आना चाहिए, शैडो वाले भाग में, लेकिन ये शैडो वाले भाग में आया है। तो यहाँ पे कौन सी घटना हुई होगी, विवर्तन हुई होगी। समझ में आया? व्यतिकरण नहीं। और यहाँ पे अपवर्तन, अपवर्तन खैर हो सकता है, लेकिन अपवर्तन मैंने बताया कि आपका जो मीडियम होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, और अपवर्तन की कंडीशंस थोड़ी अलग है। ठीक है, विक्षेपण क्या होता है, प्रकाश जैसे श्वेत प्रकाश तरंग है तो उसका घटक रंगों में 7 रंगों में टूट जाना, ये घटना विक्षेपण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन के गुण को प्रदर्शित करता है? अब ये याद रखिएगा, आप लोगों को मैंने किसी इसी एमसीक्यू वाले लेक्चर में ही बताया था कि जो लाइट होता है वो डुअल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ घटनाएं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण, विवर्तन यानी डिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन यानी ध्रुवण, ये तीनों घटना प्रकाश के वेव नेचर की पुष्टि करते हैं। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव और एक और कॉम्पटन इफेक्ट, ये दोनों घटनाएं
प्रकाश के पार्टिकल नेचर की पुष्टि करती हैं। समझ में आया? तो यह ए पार्ट तो नहीं होगा। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि कौन करता है? ध्रुवण। जो पोलराइजेशन होता है लाइट का, वो ये प्रूफ करता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर यानी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो बी पार्ट सही हो जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव हमने अभी अभी आपको बताया, ये पार्टिकल नेचर की पुष्टि करता है। और सरल रेखा में संचरण, तो ये तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये इररिलेवेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या निम्न सिद्धांत से संभव है। अब विवर्तन की व्याख्या, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। विवर्तन जो प्रकाश का होता है वो प्रकाश के लाइट के वेव नेचर को प्रदर्शित करता है। तो वेव नेचर यानी प्रकाश के तरंग प्रकृति से ही संभव है। जबकि क्वांटम 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 मैकेनिक्स ही इस पे बेस्ड है कि लाइट का वहां पार्टिकल नेचर शो होता है, तो ये नहीं होगा। प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय प्रकृति, प्रकाश की वैद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति जो है वो ट्रांसवर्स नेचर, वो तो पोलराइजेशन से प्रूफ होता है। अनुप्रस्थ प्रकृति भी नहीं, वैद्युत चुंबकीय प्रकृति तो खैर ये एक अलग मैटर है। अनुप्रस्थ प्रकृति वो पोलराइजेशन की घटना से प्रूफ होता है। तो इसका डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश का विवर्तन तभी प्रेक्षित किया जा सकता है जब अवरोध का आकार प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की तुलना में, ये मैंने आप लोगों को बताया था, लगभग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप विवर्तन तभी ऑब्जर्व कर पाएंगे किसी भी वेव में जब उस वेव का तरंग दैर्ध्य उस अवरोध के आकार यानी डायमेंशन के लगभग बराबर का हो, कंपेरेबल का, तभी आप विवर्तन की घटना ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया सी पार्ट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विवर्तन की घटना प्रेक्षित करने के लिए द्वारक के व्यास ए और प्रकाश का तरंग लैम्डा में संबंध होना चाहिए। अब द्वारक के व्यास, ये जैसे मान लीजिए ये अवरोध है। अब ये एक छोटा सा अवरोध है, तो इस अवरोध का कोई ना कोई डायामीटर होगा, डायमेंशन होगा, व्यास होगा। तो यही तो वो बोल रहा है कि ये डायमेंशन जो डायामीटर है और जो प्रकाश यहाँ से आके इस अवरोध से गुजर रहा है उस प्रकाश का लैम्डा लगभग बराबर होना चाहिए। यानी लैम्डा और ये डी, इसका डायामीटर मैं ए लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ए दिया है, तो ये लगभग बराबर होना चाहिए। तो यहाँ लैम्डा ये लगभग बराबर होना चाहिए किसके? ए के। तो यहाँ से ए बाई लैम्डा लगभग क्या होना चाहिए? 1। यानी यहाँ पे ए पार्ट सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विवर्तन की घटना प्रकाश का अवरोध के किनारों से परावर्तन नहीं है। विवर्तन की घटना में दो कला संबद्ध स्रोतों से प्राप्त तरंगों का अध्यारोपण होता है। ये तो व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस का कंडीशन बता रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा, विवर्तन की घटना में प्रकाश तरंगदैर्ध्य अवरोध के किनारों से मुड़ जाता है। ये सी पार्ट सही है जो मैंने बताया था। विवर्तन चित्र में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, गलत। इंटरफियरेंस यानी व्यतिकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, जबकि विवर्तन में जो फ्रिंज होते हैं उनकी क्रमशः सेंट्रल से जब बाहर की ओर जाते हैं तो उनके फ्रिंज की मोटाई कम होती जाती है। इसको याद रखिएगा। यानी जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो फ्रिंज बनते हैं वो असमान मोटाई के बनते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तरंग विवर्तन सर्वाधिक स्पष्ट होगा? अब विवर्तन सर्वाधिक स्पष्ट रेडियो तरंगों में पाया जाता है। उसका कारण ये है कि रेडियो तरंगों का वेवलेंथ बहुत ही बड़े रेंज में वेरी करता है। वो 100-200 मीटर से लेके कई किलोमीटर तक हो सकता है। तो ऐसे में रेडियो वेव जब छोड़ा जाता है तो जो नॉर्मल बिल्डिंग्स होते हैं, खिड़की दरवाजे, उनके ऑर्डर का उसका वेवलेंथ होता है, तो वहाँ से विवर्तन बहुत स्पष्ट हमको दिखाई देता है। यही नहीं, हमारा साउंड वेव जो है, साउंड वेव से भी विवर्तन बहुत अच्छा होता है। तभी तो अगर हम एक रूम में बोलते हैं तो हमारा वेव टकराते टकराते दीवार खिड़कियों से बगल के कमरे में पहुंच जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विवर्तन की घटना होती है केवल यांत्रिक तरंगों के लिए, केवल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, केवल दृश्य तरंगों के लिए, यांत्रिक और वैद्युत चुंबकीय दोनों तरंगों के लिए होता है। यांत्रिक तरंगों के लिए भी होता है और वैद्युत चुंबकीय। अब यांत्रिक तरंगे आप सभी लोग जानते हैं, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए, जिनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जबकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, जैसे लाइट यानी प्रकाश। जबकि यांत्रिक तरंगों में हमारा साउंड वेव भी आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो साउंड वेव है, ध्वनि तरंगे, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश तथा रेडियो तरंग दोनों की वैद्युत चुंबकीय प्रकृति की है। ठीक है, प्रकाश और रेडियो तरंग दोनों वैद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। रेडियो तरंग सुप्रेक्ष विवर्तन द्वारा भवनों के चारों ओर फैल जाती है, जबकि प्रकाश तरंगे नहीं। उसका कारण ये है कि जो रेडियो तरंगों का वेवलेंथ होता है वो हमारे जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो भवन होते हैं, उनके डायमेंशन यानी उनके आकार के ऑर्डर का होता है। इसीलिए रेडियो तरंगे उनसे टकरा के विवर्तित हो जाती हैं, जबकि लाइट उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है और वो बिल्डिंग्स से टकरा कर उनके
अवरोधों से टकरा कर, बिल्डिंग के ऑर्डर के खिड़की दरवाजों से टकरा के विवर्तन उसमें नहीं देख सकते। तो इसका कारण आप देख लीजिए, यहाँ पे भवनों के आकार की तुलना में रेडियो की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, गलत, लगभग बराबर होती है। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य 200 से 400 मीटर क्षेत्र में होती है, ये सही बात है। हालांकि 400 मीटर से भी ज़्यादा होता है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता है रेडियो तरंगों का। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं, जबकि रेडियो तरंगे अनुदैर्ध्य, ये गलत है। दोनों तरंगे अनुप्रस्थ हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए। ये क्वेश्चंस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इन टॉपिक से संबंधित आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।